क्या आप जानते हैं लाखों टन वजनी जहाजों को पानी में चलाना काफी आसान है, लेकिन इनमें ब्रेक लगाना सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि इन बड़े बड़े जहाजों में ब्रेक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो आखिर इन्हें कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पानी में चलते हुए जहाज को कभी भी नॉर्मल ट्रेन या गाड़ी की तरह ब्रेक दबाकर नहीं रोका जा सकता, और इन विशालकाय जहाजों को इंजन बंद करके भी नहीं रोका जा सकता। तो फिर इन्हें कैसे रोका जाता है? तो दोस्तों, जहाजों को इसके भारी भरकम इंजन की मदद से ही रोका जाता है। जहाजों को रोकने के लिए इंजन के प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है, लेकिन जब जहाज को इमरजेंसी में रोकना हो तो एक भारी चैन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैन का वजन लाखों किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। यह काम इतना खतरनाक है कि चैन का लॉक खोलते समय वर्कर को पीछे से पकड़कर रखा जाता है। और क्या आप जानते हैं, दुबई की सरकार ने 400 करोड़ खर्च करके ऑस्ट्रेलिया से हजारों टन मिट्टी खरीदी है, लेकिन दुबई शहर तो खुद रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ है। तो आखिर ये दूसरे देशों से मिट्टी खरीद कर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा रेगिस्तान में कार ड्राइविंग अरब के देशों में की जाती है, और लोगों का कहना है कि यहाँ की सरकार सोना, सुपरकार और पानी के बड़े बड़े जहाज जैसी चीजें खरीद कर बोर हो गई है, इसीलिए वो विदेशों से मिट्टी खरीद रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और कारण है। तो दोस्तों, दुबई जैसे शहरों में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, और इनको बनाने के लिए कंक्रीट की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी की जरूरत भी पड़ती है। और अरब के देशों के रेगिस्तान की मिट्टी इस लायक नहीं है कि इसे बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए यहाँ दूसरे देशों से मिट्टी मंगवाई जाती है। और क्या आप ये जानते हैं कि जापान में ट्रेन को जोड़ने के लिए वर्कर नहीं रखे जाते, क्योंकि यहाँ की ट्रेन ऑटोमेटिक ही एक दूसरे से जुड़ जाती है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर भी पत्थर डले होते हैं। तो आखिर भारत में बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पूरी तरह कंक्रीट से क्यों बनाए जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ना काफी खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें एक इंसान ट्रेन के बीच में खड़े होकर इसे जोड़ता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान की ट्रेनों में ऑटोमेटिक कपलिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक डिब्बा जैसे ही दूसरे डिब्बे को टच करता है तो वो अपने आप उससे लॉक हो जाता है। और बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर कभी भी पत्थर नहीं डाले जा सकते हैं, क्योंकि 300 की स्पीड से चल रही ट्रेन से सारे पत्थर बिखर जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएंगे। लेकिन स्टेशन जैसी कई जगह पर ये पत्थर डाले जाते हैं, क्योंकि स्टेशन पर बुलेट ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं होती। और क्या आप ये जानते हैं कि एक नॉर्मल हवाई जहाज के मुकाबले एक फाइटर जेट की नाक इतनी लंबी क्यों बनाई जाती है? क्या फाइटर जेट अपनी नाक से भी हमला कर सकता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहले यात्री प्लेन की नाक भी फाइटर जेट की तरह लंबी रखी जाती थी, लेकिन बाद में इसे धीरे धीरे कम किया गया, क्योंकि अब इन प्लेनों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए 900 किमी प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड में नहीं उड़ाया जाता। लेकिन एक फाइटर जेट की नाक इससे कई ज्यादा लंबी होती है, जिसमें एक छेद भी बना होता है, जिससे बाहर की हवा प्लेन के अंदर जाती रहती है, और इसे पिटोट स्टैटिक ट्यूब कहते हैं। लेकिन इसकी नाक लंबी ही क्यों रखी जाती है? तो दोस्तों, एक उड़ते हुए फाइटर जेट की स्पीड कम से कम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ऐसे में ये नाक हवा को काटते हुए विमान को तेज स्पीड पाने में मदद करती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी टाइम पर भारत में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो बिल्डिंग बनाने में भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, और इसे इंडिया टावर नाम दिया गया था। लेकिन इस पर काम शुरू होने के बाद भी सरकार को इस पर रोक लगानी पड़ी। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में आज भी ज्यादातर ऊंची इमारतें सिर्फ मुंबई शहर में ही हैं, और इसमें से भी ज्यादातर बिल्डिंग 300 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं है। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि भारत की जलवायु ऊंची इमारतों के लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2008 में मुंबई में 707 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ, जो पूरा नहीं हो पाया। आखिर क्यों? तो दोस्तों, एक बिल्डिंग को बनाने में कई लोगों का पैसा लगा होता है, और 2010 में इंडिया की इकोनॉमी गिरने से इंडिया टावर में जिसने पैसे लगाए थे वो सभी अपना पैसा निकालने लगे, जिससे भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम हमेशा के लिए बंद हो गया। और क्या आप ये जानते हैं कि एक पवन चक्की का बेस बनाने के लिए बिल्डिंग की तरह ही हजारों टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है? और भारत में एक ऐसी भी पवन चक्की है जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू से भी ऊंची है। आखिर ये कहां है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पवन चक्की गुजरात के मुंद्रा में है, जिसके पंखों का फैलाव दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज से भी ज्यादा है। इसके एक पंख की लंबाई 80 मीटर तक है। एक तरफ जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, वहीं इस पवन चक्की की ऊंचाई 200 मीटर है, जिसे अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। और एक पवन चक्की को बनाने में सबसे ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बेस को और सीमेंट से काफी मजबूत बनाया जाता है,
क्योंकि 200 मीटर ऊंची पवन चक्की से तेज हवा या तूफान टकराने से इन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ये टूट भी सकती है।